बीच में कुछ जो है डिफ़िकल्टी आई, कुछ लैपटॉप जो है नाराज़ हो गया। तो आप फ़ेसबुक पे हमें देख रहे हैं, एफबीआर आइरिस लाइव शो है। और पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ कि पहले 20 मिनट में हमने यही बात की कि जो लोग उबर करीब चला रहे हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, उनकी टैक्स रिटर्न और उनकी टैक्स पेमेंट और उनकी टैक्सेशन के हवाले से हम बात करें। उनको जानना ज़रूरी है कि अगर वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं साल में, तो वो उनकी इनकम है, उसमें से वो अपने बिज़नेस खर्चे निकाल के बिज़नेस प्रॉफिट्स पे टैक्स देंगे। जो काम वो कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस है। वो ऐसा नहीं है कि वो टैक्स में कहीं भी नहीं आती, लेकिन वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको टैक्स पे करना हो, शायद टैक्स फाइलिंग ज़रूरी हो। तो हम वो सारी बातें कर रहे थे। तो मैं दोबारा से बात करता हूँ कि यही वीडियो आप अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे जो हमारा टैक्स दोस्ती चैनल है वहाँ भी देख लेंगे, इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 की शक्ल में। और जो है आप शेयर कर सकते हैं इन लोगों को जो करीम ऊबर पे गाड़ियाँ चलाते हैं, इनकम कमाते हैं और अपने टैक्स मैटर्स के बारे में जो है परेशान हैं या समझना चाहते हैं। अगर कोई शख्स बिल्कुल अनअवेयर है तो उससे भी शेयर किया जा सकता है, ताकि उसकी अवेयरनेस बढ़े कि जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो टैक्स लॉ के मुताबिक जो है उसमें जो है ना उस टैक्स लॉ के बारे में उसको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है, और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई भी टैक्स पेयर जो है या जो करीम उबर पे लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अपनी गाड़ियां या औरों की गाड़ियां चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या है, हम एम्प्लॉयज़ हैं। तो ना तो आप उबर के एम्प्लॉय हैं, ना आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आप जो काम कर रहे हैं ना तो वो सैलरी इनकम है, ना वो अदर इनकम है, ना वो प्रॉपर्टी इनकम है, क्योंकि कोई घर और कमर्शियल एरिया तो आपने किराए पे दिया नहीं है। आपको जो किराया मिल रहा है वो आपको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने पे, तो वो किराया जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता। इसी तरह आप कोई चीज़ खरीद और फरोख्त भी नहीं कर रहे, तो कैपिटल गेन भी नहीं है। तो बेसिकली जो है टैक्स लॉ कहता है कि बिजनेस की डेफिनेशन में वो कहता है बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड। तो जितने लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं जी किसी भी चीज़ की, उस ट्रेडिंग, चाहे वो शेयर्स की ट्रेडिंग है, चाहे वो कोई गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या और कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग जो होगी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी। और ऐसे ट्रेडर्स और ट्रेडर्स के लिए स्पेशल टैक्स रिटर्न भी इस साल बन गई है, उस पर भी इंशाल्लाह जल्द बात करेंगे कि इनकम टैक्स फॉर शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स सिंपल रिटर्न बन गई है। अच्छा, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस इनकम है। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो आप बिजनेस करें। कॉमर्स मैं एक्सप्लेन कर दूं। कॉमर्स कहते हैं ऐसी एक्टिविटी को जो बिजनेस को सपोर्ट करता है, यानी ट्रेडिंग करना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा हुआ है। उसके अलावा मतलब आप कोई चीज़ बनाते हैं, फिर कोई प्रोफेशन, यानी आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जैसे अभी यहाँ बात हो रही थी, तो अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमर्स कहते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करे। तो ये जो जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज होती हैं वो भी बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। उसी तरह उबर पर गाड़ी चलाना भी आप सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। वो लोग हो सकते हैं ट्रेडर्स हों, वो लोग मैन्युफैक्चरर्स हों, वो बिजनेस प्रोफेशनल्स हों, वो जो है डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो। तो बेसिकली कॉमर्स कहते हैं वो सारी सपोर्ट एक्टिविटीज जिसमें बैंकिंग एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ शेयर करते हैं एफबीआर आइरिस लाइव शो पे, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ये एडवाइस नहीं है। इसीलिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कि जब आप एक दफ़ा ये वीडियो आज समझ लें कि ठीक है मैं ऊबर करीम पर इनकम कमा रहा हूँ, और मे भी शायद आप और तरीकों से भी इनकम कमाते हो, उस पर फिर अलग से डिस्कशन होगी। जैसे आपका दराज पे शायद स्टोर भी हो, या आप शायद एक्चुअल शॉप भी चलाते हो, या आप कुछ चीज़ों की ट्रेडिंग करते हो, वो इनकम फ़र्क है। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लोग ऊबर से इनकम अर्न कर रहे हैं एज फ्रीलांस ड्राइवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स, तो उनकी इनकम कॉमर्स में आती है। कॉमर्स का मतलब है वो हेल्प कर रहे हैं लोगों को, चाहे वो बिजनेस पर्सनस हैं, पर्सनल पर्सनस हैं, कॉमर्स में आती है। और कॉमर्स जो है बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए जो आप इनकम कमा रहे हैं ऊबर से, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो उस पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है। जैसे आपकी अगर कोई शॉप है, तो आपको पता है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स का सामान बेच रहे हैं तो आपने खरीदा भी होगा, उसके अलावा बिजली, किराया और तनख्वाहें भी दी होंगी। वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद
उन स्पोर्ट्स गुड्स को बेचने से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता है, और वो टैक्स भी मैं बताता हूं कितना लगता है। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि आप टैक्स पे करना हो, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे अगर आपको 4-5 साल हो गए उबर करीम पे, तो ज़ाहिर बात है आपका इनकम लेवल भी काफ़ी होगा। अभी मैंने एग्जांपल दी थी प्रीवियस वीडियो में जो जिसका टाइटल है टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम उबर एंड करीम इन पाकिस्तान, और इस वीडियो का भी यही टाइटल है, लेकिन ये पार्ट 2 है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आया था। तो 12 लाख भी अगर आपने पूरे साल में इनकम कमाई है, तो हो सकता है एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट 4 लाख से कम हो, तब भी टैक्स नहीं पे करना। लेकिन आपको टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी हुआ, हो सकता है आपका पहला साल हो, दूसरा साल हो, या कोविड की वजह से आपकी पूरे साल की इनकम बहुत कम हुई, फिर भी टैक्स फाइलिंग से, और वो भी करेक्ट टैक्स फाइलिंग से जो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के खाने में आप जो है इनकम टैक्स नॉर्मल टैक्स रिटर्न में आप फिल करेंगे। और ये चूंकि क्वेश्चन हमसे आया कि जी ये बताएं कि मैं जो करीम उबर चला रहा हूँ उससे जो मेरी इनकम आ रही है उस पर मैंने टैक्स देना है, तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं, इनकम पे नहीं, जितने भी पैसे आपको आए हैं उसमें से आप खर्चे निकालेंगे और प्रॉफिट जो बचेगा उस पे होगा। और ये बिजनेस इनकम है, उसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी कि ये कॉमर्स एक्टिविटी यानी बिजनेस सपोर्ट एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, अब जो है जब आपने अब कैसे अपना पूरा साल का हिसाब रखना है ताकि आप साल के आखिर में टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। अब अगर आपको समझ आ गई कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बेशक शायद टैक्स ना देना, और अगर देना भी हो तो मुख्तलिफ और जगहों पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, बिजली के बिलों पे, कैश विड्रॉल पे और प्रॉपर्टी की लेन देन पे आपसे टैक्स कटा हो, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने इस बिजनेस प्रॉफिट पे जो आपका टैक्स बनेगा। हम एग्जांपल्स भी ले लेंगे। अब इस तरह है कि आपने 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक सोचना है कि मैंने इस पे कितने अरसा उबर करीम चलाई, और आपने जो पैसे रिसीव किए वो नॉर्मली आपने कैश में रिसीव किए, लेकिन एक अच्छी बात है उबर की कि उनका सारा सिस्टम डिजिटल है, तो आप उनसे पूरे साल की इनकम की रिपोर्ट मांग सकते हैं कि मुझे ये बताएं, और साथ में ये भी कि कितने पैसे उबर ने रखे, क्योंकि सबसे मेन खर्चा किसी भी उबर ड्राइवर का वो होगा जो वो उबर वाले उससे कमीशन लेते हैं जब उसको वो कोई पैसेंजर देते हैं। तो सबसे पहले आपने उबर वालों से, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी, अगर आप खुद से कहेंगे ना जी मेरे ख्याल से इतने पैसे मैंने रिसीव किए, और चूंकि आपने ज्यादातर पैसे कैश में रिसीव किए होंगे, ज्यादातर कस्टमर कैश में देते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कम लोग देते हैं, तो बाद में अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की तो बाद में ऑडिट होगा तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो हम डे वन से आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं कि जो लॉ आपको प्रोटेक्ट भी करे, आप फाइलर भी बन जाए, आप थोड़ा बहुत अगर टैक्स है वो भी पे कर लें, और आपको तसल्ली हो कि इनकम टैक्स की हद तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जहां तक आपकी प्राइवेट गाड़ी आप उबर करीम पे यूज करें, तो एक मसला कई 4-5 सालों से चल रहा है, और उस पर केस भी लाहौर हाई कोर्ट और जगहों पे हुआ है और पूरी दुनिया में हुआ है कि जो उबर ड्राइवर्स हैं ये कस्टम एंड एक्साइज जो प्रोविंशियल इदारा है उससे रजिस्टर्ड नहीं होते। तो वो एक अलग बहस, और इंशाल्लाह उस पर एक अलग जब बात करेंगे, ताकि आपको वो प्रॉब्लम भी, अगर कभी कस्टम और एक्साइज वाले आपको तंग करते हैं, तो ये नंबर्स खैर आपको यहाँ व्हाट्सएप पे दिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं सर्विसेज के लिए, लेकिन उस पर डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। अभी हम ये बात करें कि जो आपको कैश या इनकम आ रही है उबर चलाने से, और वो भी जब गाड़ी आपकी अपनी है, तो तब आप कैसे उसके खर्चे करेंगे और उसकी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो आप उबर कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे, और शायद आपने ना किया और आपके दोस्तों ने भी आज तक ना किया, कि पूरे साल में जो उबर की ने इनकम रिसीव की कस्टमर से टोटल, जिसमें उबर की कमीशन भी शामिल थी, वो आप मंगा लेंगे। अब मैं सपोज करता हूं कि आप काफी कामयाब रहें और आप लाख रुपए जो है पर मंथ जो है अपनी गाड़ी पे कमा सके हैं उबर पे। ठीक है जी। मे भी शायद इससे ज्यादा भी कमा रहे हो, तो यही मैथमेटिक्स होगी। 1 लाख रुपए का मतलब है पूरे साल में आपने 12 लाख रुपए कमाए, और 12 लाख रुपए की डॉक्यूमेंट उबर का आपके पास आ जाएगा, जो टैक्स वाले डिस्प्यूट नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि झूठ है, ये आपने खुद बनाया है। उबर वाले आपको जिम्मेदारी से, और उनका प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है, वो आपको देंगे। उसके अलावा उसी डॉक्यूमेंट में मेंशन हो गया कि उस 12 लाख में से उबर ने कितना रखा। जो मेरी नॉलेज है वो ये कि 30% तक वो रखते हैं। तो आपने
12 लाख में से 4 लाख उनको पे कर दिया, 8 लाख रुपए रह गए। फिर इस इनकम को कमाने के लिए आपको पेट्रोल भी डालना पड़ा, अपनी गाड़ी भी महीने में 1 या 2 दफा सर्विस करनी पड़ी। वो सारी रसीदें अगर आप अपने पास रखते हैं तो ठीक है, वरना आप मोबाइल पे तस्वीर खींच के भी उसको आप तस्वीर की सूरत में भी रख सकते हैं। अंडरस्टूड है कि अगर एक गाड़ी पूरे साल जो है वो 10,000 किलोमीटर चली है तो पेट्रोल भी खर्च हुआ होगा, और वो कई दफा सर्विस भी हुई होगी, एक तो नॉर्मल सर्विस है और बाकी एक दफा ऑयल चेंज वगैरह भी। तो वो जो मेन खर्चे हैं 5-10 हज़ार वाले जो आप कराते हैं या रिपेयर मेंटेनेंस, उनके बिल्स रख सकते हैं, सबकी तस्वीर खींच के एक फोल्डर में रख सकते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको उनसे फिगर लेनी होगी, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि पूरे साल में आपने रिपेयर पे, पेट्रोल पे कितना खर्चा किया। लेकिन एक बात है कि अगर आप अपने मोबाइल में नोट करते रहेंगे तस्वीर की सूरत में, या मोबाइल में नोट करते रहेंगे जितनी दफ़ा भी आप पेट्रोल भराते हैं, तो आपको कारोबार में भी हेल्प होगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली 12 लाख में से उबर ने 4 लाख ले लिए, फिर मेरे पेट्रोल पे और रिपेयर पे 2 लाख रुपए पूरे साल में खर्च हो गया। आप तो कोशिश करेंगे कम से कम खर्चा हो, तो 6 लाख रुपए रह गए। 6 लाख रुपए के अलावा टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो कुछ खर्चे आपको टैक्स कानून अलाउ करता है, जिसमें डिप्रिसिएशन है, यानी आपकी गाड़ी की कुछ वैल्यू एज एन एक्सपेंस माइनस हो सकता है। उसके अलावा आपने टोकन टैक्स वगैरह पे किया होगा, जो आम आप प्राइवेट गाड़ी का भी पे करते हैं, उस पर भी टैक्स कटा होगा, तो वो टैक्स भी क्लेम कर लेंगे। और वो जो आपने टोकन टैक्स पे किया है, जो इनकम टैक्स से फर्क है, वो भी आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। फिर कभी कभार में भी शायद कोई जुर्माना हुआ हो, तो उस इस तरह के खर्चे भी आप कर सकते हैं, आपको जो है ना माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि शायद आपको साल में पीछे 4.5-5 लाख रुपए बचे। तो 4 लाख तक तो टैक्स आपने नहीं देना, 1 लाख रुपए पर आपने 5% यानी 5,000 टैक्स देना है, और वो तो शायद आपके टोकन टैक्स में कटा हो इतना, और इंटरनेट और मोबाइल मोबाइल का भी, क्योंकि मोबाइल का भी आपका बहुत यूज होगा, तो मोबाइल यूसेज पे भी अच्छा खासा 15-20% तक इनकम टैक्स कट जाता है। तो सारा मिलाए तो हो सकता है आपको टैक्स ना पे करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि 4 लाख से ज्यादा आपके जायज खर्चे हों। अब वो लोग जो मल्टीपल गाड़ियां चला रहे हैं, हो सकता है उनको सारी गाड़ियों से मिला के 30 लाख रुपए आया, तो वो बेसिकली गाड़ी की डिप्रिसिएशन का खर्चा क्लेम कर सकते हैं, और एक दो बाकी उसका पेट्रोल वगैरह तो वो शख्स क्लेम करेगा जो ड्राइव कर रहा है। बेसिकली उबर की कमीशन कट हो जाएगी, फिर जो ड्राइवर को आपने पे किया वो खर्चा भी आप माइनस कर लेंगे। बाकी जो पैसे आपको बचेंगे वो आपकी इनकम होगी, क्योंकि गाड़ियां आप खुद नहीं चला रही। ये आखिरी पॉइंट मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि सर टैक्स ईयर 2019 आई हैव फाइल्ड रिटर्न एज एफटीआर। एफटीआर का मतलब है कि जो भी इनकम आपने कमाई थी उस पर सारा टैक्स कट गया था। नाउ आई कम इन एनटीआर, क्वेश्चन इज पेमेंट रिसीव्ड इन टैक्स ईयर 2020 and also subject to withholding tax under 150T, but the payment against sale made in tax year 2019, how to present। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सजेस्ट करूंगा ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर आप वॉइस मैसेज जो है जुबैर छोड़ दें। तो ये जो है ना कि पैसे 2019 में रिसीव हुए, टैक्स 2020 का था, इसका मसला सिंपल है, वो आपको समझा देंगे, लेकिन अभी शो पे एक्सप्लेन करने से और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं इस बात को, कि आज तक आप समझते थे, दो बातें आप समझते होंगे शायद, कि मैं ऊबर से जो पैसे कमा रहा हूं उस पर मैंने टैक्स ही नहीं देना, या मैंने टैक्स फाइलिंग नहीं करनी, ना मैंने फाइलर बना। या दूसरी बात कि आपको पता होगा कि आपने टैक्स फाइलिंग करनी है या टैक्स पे करना है, लेकिन तरीका नहीं पता होगा। तो आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऊबर पर। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो इन्वेस्टर है, जिसने 5-10 गाड़ियां, 100 गाड़ियां जो हैं वो ऊबर पे खरीद के मुख्तलिफ ड्राइवर्स को हायर किया। उसकी टैक्स रिटर्न क्या होगी? उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। ठीक है जी, हाँ जी, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। उसका काम यह है कि गाड़ियां बेसिकली वो रेंट आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, उसको जो आ रहा है रेंट आ रहा है, गाड़ी का रेंट आ रहा है। जो 100 रुपए आते हैं, हर 100 रुपए में से 30 रुपए उबर रख लेता है। ये उस बंदे की बात हो रही है जिसकी गाड़ी, खुद गाड़ी नहीं चला रहा, उसने गाड़ी एक और ड्राइवर को दी। 30 रुपए उबर रख लेता है। सपोज करें 30 रुपए ही आपने उस ड्राइवर को प्रॉमिस किया कि हर 100 रुपए में से 30 रुपए वो ड्राइवर रखेगा, और 40 रुपए आपको मिलते हैं। तो ये 40 आपकी इनकम है, लेकिन इस 40 रुपए पे आपने प्रॉफिट नहीं पे करना। इस 40 में से आपने उस गाड़ी की वेयर एंड टेयर का एक्सपेंस निकालना है। अगर आपने टोकन टैक्स एज ओनर या कोई भी खर्चा या कुछ आपने पे किया है, तो वो माइनस करने के बाद 40 के बाद जो 20 रुपए बच जाएगा,
उस 20 रुपए को पूरे साल में देखना है कि 4 लाख से ज्यादा है कि नहीं। अगर 4 लाख से ज्यादा है तो टैक्स फाइलिंग भी करनी है और टैक्स की उसकी अमाउंट भी पे करनी है। सपोज करिए आपकी 10 गाड़ियां चल रही हैं और पूरे साल में ऊबर और ड्राइवर्स और मुख्तलिफ टोकन टैक्स और खर्चे पे करने के बाद आपको 10 लाख रुपए बच जाते हैं आपकी इन 10 गाड़ियों से। हर गाड़ी ने आपको 1 लाख का मुनाफा कमा के दे दिया। तो 10 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनेगा देख लेते हैं। ये 10 लाख मुनाफे की बात हो रही है, इनकम की नहीं। इनकम तो हो सकता है आपने 1 करोड़ की हो, 70 लाख रुपए आपने कमाया हो, आपने स्मार्टली जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की है। अब एज अ बिजनेस इंडिविजुअल जो है आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं, आप बिजनेस इंडिविजुअल है, तो पहले 4 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं है। फिर 4 लाख से 6 लाख तक 5% है और 6 लाख से 12 लाख तक जो है 10% है। तो कुछ इस तरह कैलकुलेट होगा कि आपने 10 लाख कमाए, 10 लाख में से 4 लाख पे तो टैक्स नहीं है। फिर 10,000 जमा 6 लाख से 4 लाख, 10 लाख के दरमियान 4 लाख की बात आ गई, उसका 10%। तो आपने 50,000 रुपए टैक्स, इनकम टैक्स पे करना है 10 लाख रुपए पे। और मजे की बात बताऊं, अगर आपकी 10 गाड़ियां हैं तो आपने 10 टोकन टैक्स पे किए होंगे, 4,000 5,000, उसमें कम से कम 1,000 से 2,000। और अगर आप नॉन फाइलर हैं फिर तो 2-3 हजार रुपए आपने पर गाड़ी टैक्स। तो अगर 3,000 रुपए पर गाड़ी कटा है तो 30,000 तो आपसे इनकम टैक्स सिर्फ टोकन टैक्स में कटा होगा। उसके अलावा मोबाइल आपने इस्तेमाल किया होगा कोऑर्डिनेट करने के लिए इन सब गाड़ियों को, उस मोबाइल का भी खर्चा 50,000 लाख रुपए आपका बिल आया होगा। और उस सारे टैक्स को जो उस पर कटा है उस पर कम से कम 15,000 20,000 रुपए इनकम टैक्स कटा होगा। तो ये हो गए 45,000। तो 50,000 में से 45,000 तो ये दो सिर्फ खर्च टैक्सेस हो गए। इसके अलावा भी आपने टैक्सेस पे किए होंगे। नॉन फाइलर अगर आप हैं तो आपने कैश जब भी 50,000 से ज्यादा निकाला होगा उस पर आपने 0.3% पे किया होगा, तो वो भी शायद 15-20-30 हजार रुपए बनता हो। तो एक तरह से उल्टा आपका रिफंड मैंने बना दिया यहाँ पे, जैसे टैक्स दोस्ती क्लाइंट्स में बन भी जाता है। क्योंकि टैक्स दोस्ती में हमारी कोशिश है कि आपको बताएं कि टैक्स लॉ सिंपल है। आपको अगर पता चल जाए कि इस तरह आपकी गाड़ियां ऊबर पे चल रही हैं, 10 लाख पूरे साल में कमाया, तो इनकम छुपाने की जरूरत नहीं। आप प्रॉपरली अपनी 70 लाख की इनकम शो करें, उसके अगेंस्ट जायज जो आपके खर्चे हैं वो शो करें। जो ऊबर को पे किए वो भी प्रूव हो सकते हैं, जो ड्राइवर्स को पे किए वो भी रीजनेबल हो सकते हैं। किसी भी ड्राइवर को आप हायर करेंगे तो मार्केट में जो ड्राइवर का रेट चल रहा है 15,000 20,000 पर मंथ वो होगा। अगर आप कहेंगे इसको मैं 60,000 रुपए दे रहा हूँ तो वो फिर डिपेंड करेगा आप उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं कि क्या। तो इस तरीके से सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से। आपने सिर्फ ये समझना है कि जो है इनकम है वो टैक्स फ्री नहीं है। आपने कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न फाइल करके बताना है कि मैंने 70 लाख का, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोरोना के साल में टैक्स ईयर 2020 में आपका बिजनेस बिल्कुल हाफ हो गया, जबकि आपकी गाड़ी टोकन टैक्स आपके खर्चे वही मौजूद थे, मे बी ड्राइवर्स को भी आपने कुछ पेमेंट किया, तो आपका बिजनेस लॉस हुआ। और ये बहुत खूबसूरती है कि अगर आपको बिजनेस लॉस हुआ है तो फिर इस बिजनेस लॉस को आप टैक्स में जो है वो आने वाले सालों में जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने आने वाले सालों की इनकम के अगेंस्ट। ठीक है जी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक दफा आप टैक्स सिस्टम में आ जाए। टैक्स का जो कानून है मैंने अभी आपको उससे पढ़ के रेट्स भी बताए, टैक्स के रेट्स हैं जो आप पे अप्लाई होंगे, या मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम किस हेड के नीचे आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे आएगी। और वो लोग जो टैक्स लॉ के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो भी इस वीडियो को देख के समझे कि ऐसा नहीं है कि बस आप किसी भी खाने में किसी भी इनकम को लिख दें। आप अपने क्लाइंट की इनकम को समझे। सैलरी जो है वो ग्रॉस पर टैक्स होती है, तो इसको अगर आप सैलरी इनकम कंसिडर करेंगे 70 लाख को, तो इस पे तो बहुत ज्यादा टैक्स बन जाएगा। इस पे तकरीबन 3 से 4 लाख टैक्स बन जाएगा। लेकिन अगर इसी 70 लाख की इनकम को आप समझेंगे कि एज एन इंडिविजुअल, मतलब आपने खुद करीम चला के 15-20 लाख कमाए, या आपकी गाड़ियां चल रही हैं 70-80 लाख रुपए कमा रही हैं साल में, और उसके अगेंस्ट बिजनेस एक्सपेंसेस आप माइनस कर रहे हैं, तो मे बी आपको बिजनेस लॉस हो जाए, आपको बहुत कम टैक्स करना पड़े। तो टैक्स लॉ में हर चीज का तरीका दिया हुआ है, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, और जैसे आपको पता है अगर आप फेसबुक पे हमारा टैक्स दोस्ती पेज फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, या यूट्यूब के ऊपर टैक्स दोस्ती चैनल फॉलो करें, तो हम तो टैक्स दोस्ती में डिजिटल बिजनेसेस की बात करें। और ये ऊबर जो है, करीम का जो बिजनेस है, चाहे आप
इन्वेस्टर हैं, चाहे आप खुद वो गाड़ी चलाते हैं, ये तो बिल्कुल डिजिटल बिजनेस है। और डिजिटल बिजनेस में बहुत सारी छूट भी हैं। छूट इस तरह है कि जरूरी नहीं कि आपने मतलब आप बहुत ज़्यादा कमाएं तो उस पर टैक्स बिल्कुल ना देना हो। छूट इस तरह है कि अगर आप उसको प्रॉपर हेड ऑफ इनकम में डालेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो बिजनेस इनकम पे नहीं, सैलरी की तरह बिजनेस इनकम पे नहीं, आपको बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स देना होगा, ठीक है। और फिर अगर आप एज ए पार्टनरशिप, आपने एक पार्टनरशिप एक किसी और शख्स के साथ शराकत की है और आप लोगों ने मिल के इन्वेस्ट किया है, तो फिर उसकी टैक्सेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कंपनी बना के अगर आप उबर करीम पे गाड़ियां चला रहे हैं तो उसकी टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट है। हर चीज का अपना बेनिफिट है, ठीक है जी। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने एंजॉय किया कि इनकम फ्रॉम उबर, जो पहले करीम भी थी पाकिस्तान में बहुत फेमस, अब करीम जो कंपनी है उसको उबर ने खरीद लिया। अभी ऑब्वियसली नाम चल रहे हैं, क्योंकि जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो अब अगर मैं उबर करीम कह रहा हूं तो किसी शख्स को देखने में ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस एक्टिविटी की बात हो रही है। ये एक्टिविटी की बात हो रही है कि आप गाड़ी को खुद चला के या किसी और को दे के आप जो है ना रेंट रिसीव कर रहे हैं, एक तरह से किराया रिसीव कर रहे हैं, जो लोग आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो शायद किसी शख्स के भी नॉलेज में नहीं है, कि पंजाब में टैक्स ईयर जो है 2021 इस वक्त जो है में इस वक्त 30 जून 2020 को पंजाब पार्लियामेंट ने अपना बजट यानी फाइनेंस एक्ट प्रोविंस का, फेडरल का नहीं, पंजाब फाइनेंस एक्ट में अपना जो सर्विस टैक्स का कानून है जिसका नाम है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, उसमें जो सर्विसेज राइड हेलिंग, ये जो है राइड हेलिंग सर्विस जो है, यानी कि ये जो आप गाड़ी मोबाइल ऐप पर बुलाते हैं तो ये राइड आप मंगाते हैं, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ड्राइवर्स की बात हो रही है, चाहे गाड़ी उनकी उनकी अपनी हो या किसी और की हो, उन ड्राइवर्स की सर्विस को प्रोविंशियल सर्विस टैक्स में टैक्सेबल करार दे दिया गया। और चूंकि मैं अभी कोशिश करता हूं कि रिसर्च करता रहूं, और ये जो डिजिटल बिजनेसेस हैं इन पर बात करने का मतलब ये है कि जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं वो जानना ज़रूरी है, पुरानी बातों से बात नहीं बनेगी। तो जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कानून है 2012, एक्ट 2012, और जो टैक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कलेक्ट करती है, उसने जो सर्विस है जो उबर ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपने कानून के तहत टैक्सेबल बना दिया। तो जितने भी उबर ड्राइवर्स हैं उनको अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना चाहिए। और अब अगर आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं आपको तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, कानून में उनका जिक्र हो गया है कि उन्होंने, और उसका रेट भी दे दिया गया है कि किस रेट से उन्होंने अपने कस्टमर को, और मैंने एक और वीडियो पे कुछ महीने पहले भी बात की थी कि उन्होंने 5% या जो रिड्यूस रेट है उस हिसाब से अपने कस्टमर को चार्ज करना है। और हो सकता है उन्होंने, उबर कंपनी ने चार्ज करना शुरू कर दिया। आप जो कस्टमर्स बैठते हैं उबर में, वो आप अपनी रसीदें देखें कि उनको जो चार्जेस वो पे कर रहे हैं, एक तो फिक्स चार्जेस होते हैं, कुछ वेटिंग चार्जेस होते हैं, कुछ जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसके चार्जेस होते हैं, उसके अलावा सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स चार्जेस जो है अगर उसमें शामिल है तब तो ठीक है, वरना तो जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उबर ड्राइवर के तौर पे उबर कंपनी के साथ, उनको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ये पंजाब की बात हो रही है, सिंध और केपी के बलूचिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का कानून मैंने नहीं देखा, वहां भी अगर ऐसी चीज है तो मैं फिर बताऊंगा फ्यूचर में। लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का कानून उबर पर जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, चाहे उनकी अपनी है या वो किसी और के लिए चला रहे हैं, उनकी इनकम को कैसे टैक्स करता है, तो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। और याद रखिए कि एक ड्रॉबैक टैक्स रिटर्न फाइल करने का ये होगा कि फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वालों को भी पता होगा कि आपकी जो इनकम का सोर्स है वो उबर है। और चूंकि राइड हेलिंग सर्विसेज जो हैं वो पंजाब में टैक्सेबल हो गई हैं, यानी कि इस तरह टैक्स होगी कि उबर ड्राइवर ने खुद तो टैक्स नहीं देना, लेकिन वो जो कस्टमर से पैसे ले रहा है उस पैसे के ऊपर उसने सर्विस टैक्स चार्ज करके पंजाब गवर्नमेंट को बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो ये सिस्टम उबर कंपनी ने अगर अडॉप्ट कर लिया वेल एंड गुड, वरना उनको भी चाहिए। और इससे थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी आपके उबर की ट्रैवलिंग की कस्टमर्स के लिए, लेकिन ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट
आपसे ले सकती है, क्योंकि आप एक सर्विस ले रहे हो, एक ऐसी सर्विस है जो बड़े छोटे सबके लिए हेल्पफुल है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स और पंजाब सेल्स टैक्स और सर्विसेज या सर्विस टैक्स की हमने आज बात की। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो कि आपने टैक्स नेट में कैसे आना है, या आपकी रिटर्न अगर किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने फाइल की और उसने नील इनकम फाइल कर दी, तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न करेक्ट कैसे करनी है, टैक्स ईयर 2020 की कैसे करनी है, अगर आप अभी गाड़ी शुरू कर रहे हैं या 2021 के लिए आप टैक्स नेट में आना चाहते हैं ताकि आपसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्सेस ना कटें और प्रॉब्लम्स आपको ना हो, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ, फेसबुक लाइव से हम हैं, और थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे जो हमारा टैक्स दोस्ती चैनल है वहाँ भी ये दोनों पार्ट्स, पार्ट वन जहाँ पे यही बातें हुई थी और पार्ट टू में मैंने तफसीलन आपको बता दिया। तो मे भी शायद ये बात आपको, मैं जो अभी कहने लगा हूँ वो आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टैक्स दोस्ती में हम आपको अवेयर कर रहे हैं ताकि जो टैक्स मैटर्स हैं उनसे आप परेशान ना हो, बल्कि आपने देख लिया कि इवन अगर आप 70 लाख रुपए तक भी कमाएंगे, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड सही रखते हैं और प्रॉपर खर्चे करते हैं और आपका मुनाफा सिर्फ 10 लाख रुपए है, या अगर आप 10 लाख पूरे साल का कमाते हैं लेकिन मुनाफा आपका 3 लाख है, तो तब आपको टैक्स बिल्कुल नहीं पे करना, टैक्स फाइलिंग करनी पड़े। लेकिन ये है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो इन ऑर्डर होगी, और प्रोफेशनल लोगों से हेल्प लें। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे थे वेनसडे को फेसबुक पे हमारे लाइव FBR लाइव, मंडे को यूट्यूब पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक